गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम। मेरे साथ दोपहर के 1:30 बज चुके बाद पाकिस्तान की करने जा रहे हैं। दर्शकों, क्या पाकिस्तान में एक और सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है? क्या पाकिस्तान के आवाम पर तख्ता पलट का साया मंडरा रहा है? और क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिस पर कभी अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक साहब और परवेज मुशर्रफ चले थे? सवाल इसलिए क्योंकि इस बार मुनीर ने जो किया है वो तानाशाह अयूब खान और परवेज मुशर्रफ से भी एक कदम आगे है। जी हां, सेना प्रमुख ने, जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पाकिस्तानी आवाम के होश उड़ा दिए। दरअसल अब पाकिस्तान की पुलिस बंदूकों के दम पर नहीं बल्कि एक नए कानून के शिकंजे में कस गई है। जी हां, जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ की तर्ज पर अब जनरल पुलिस हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बनने जा रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के चारों सूबों की पुलिस सीधे सेना और सेंट्रल कमांड के इशारे पर काम करेगी। शहबाज शरीफ सिर्फ एक कठपुतली बनकर नहीं रह गए हैं, उनकी जगह डोर जनरल मुनीर के हाथों में है। खाकी वर्दी पर अब सेना की हरी वर्दी का पहरा बैठ चुका है। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान की पुलिस व्यवस्था को सेना का गुलाम बना दिया गया है। ये अंदरूनी तख्ता पलट है जहां बिना खून बहाए, बिना टैंक सड़कों पर उतारे मुनीर ने पूरे मुल्क पर एक तरह से कब्जा कर लिया। आखिर क्या है मुनीर का खतरनाक प्लान? कैसे शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है? इस खबर पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक के जरिए दर्शकों को आपको समझा दें कि पूरा मामला क्या है, ये समझिए। उसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, पुलिस ने अब किस तरह से वहां पर काम करना, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तानी सेना ने बदल दिया है, वो ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दर्शकों, इसको देखिए और समझिए। जी हां, मुनीर का प्लान 1 क्या है? पाकिस्तान जनरल पुलिस हेडक्वार्टर के गठन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। वो ड्राफ्ट क्या कहता है? पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियां इंटीग्रेटेड नेशनल कमांड के तहत अब सेंट्रलाइज होंगी, यानी सेना कंट्रोल करेगी लोकल पुलिस को भी। पाक के सभी सूबों की पुलिस सीधे सेंट्रल मिलिट्री कमांड के को रिपोर्ट करेगी, यानी मुनीर साहब अब वहां से यस और नो का बटन दबाते रहेंगे। पुलिस बजट का करीब 60% हिस्सा सैन्य अधिकारियों की निगरानी में खर्च होगा, यानी अब करप्शन और बढ़ेगा क्योंकि पुलिस का पैसा भी सेना के अधिकार में आ रहा है। पाक की प्रांतीय सरकारों से पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी छीन लिया गया, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग भी अब सेना ही देखेगी। दर्शकों, मुनीर का प्लान तो आपने देख लिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब जनरल पुलिस जो हेडक्वार्टर है उसका सच क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं कि आखिर यह है क्या, किस तरह से मामला बढ़ेगा। जी हां, 5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी सीधे पाक सेना के नियंत्रण में आ जाएंगे। 5 लाख इज अ बिग नंबर, 5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। दर्शकों, खुफिया विंग के 80% पदों पर सैन्य अधिकारियों की सीधी तैनाती की जाएगी, यानी खुफिया विंग में भी अब सब जगह सेना का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। कानून व्यवस्था से जुड़े फैसलों में नागरिक प्रशासन का दखल नहीं होगा, यानी सिविक बॉडीज अब बिल्कुल वहां पर जीरो कर दी गई हैं पाकिस्तान में। दर्शकों, इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट पुलिस की ओर पकड़े गए मामलों की सुनवाई करेगी, यानी अब पुलिस की तरफ के जो मामले होंगे, जो सिविल मामले होंगे, उसकी भी अब सुनवाई मिलिट्री कोर्ट करेगी। यानी एक तरह से पाकिस्तान की पूरी जो तकदीर और वहां की तस्वीर है वो कंट्रोल में आ जाएगी सेना के। क्या पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है? कमजोर शहबाज सरकार, क्या आप उनके हाथ से थोड़ी बहुत जो चीजें थी वो भी निकल गई हैं? जी हां, ग्राफिक के जरिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मौजूदा सरकार संसद में केवल 52% बहुमत के सहारे खड़ी है। बर्बादी की कगार पर पाक पहुंच चुका है। ये हम क्यों कह रहे हैं? देश की 70% जनता मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ है। वहां पर बेरोजगारी है, वहां पर दिक्कतें हैं, वहां पर परेशानियां हैं। विदेशी कर्ज का बोझ 130 अरब डॉलर के पार पहुंच गया और सरकार के पास विदेशी फंड है भी नहीं कि इनको अब वो रूटीन रोटेट कर सके। जी हां, पॉइंट नंबर 4, कैबिनेट के 15 से ज्यादा मंत्री सीधे तौर पर सेना के संपर्क में रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, वहां की पॉलिटिकल रिजीम को सेना ही चला रही है। पॉइंट नंबर 5, पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पाक में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। दर्शकों, और जो सेना के खिलाफ जाता है उसका हालत इमरान खान जैसी कर दी जाती है। पॉइंट नंबर 7, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में 200% का उछाल पाकिस्तान में देखा गया है। लेकिन पाकिस्तान से जब गेस्ट जुड़ते हैं, पाकिस्तान के जब थॉट और वहां के थिंकर्स जुड़ते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। जरा तख्ता पलट का इतिहास क्या है दर्शकों, आपको वो भी बता दें। पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुआ? 58 में आई। अयूब खान ने राष्ट्रपति मिर्जा को सत्ता से बेदखल किया, जबरन उन्हें कैद कर दिया। 1969 में आते हैं 1969, जनरल याहिया खान ने सत्ता पर कब्जा किया, उन्होंने भी मौजूदा पॉलिटिकल रजीम को हटा दिया। 77 में आते हैं, 1977 का मामला, जनरल जो जियाउल हक साहब थे उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को पद से हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया। सेना ने कब कब तख्ता पलट किया वो बता रहे हैं। 99 में आई है, 1999 में नवाज शरीफ को बेदखल कर जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हुए और उसके बाद से अभी तक कोई बहुत बड़ा तख्ता पलट वहां पर नहीं है। हालांकि सेना वहां के पॉलिटिकल रिजीम को कंट्रोल करती है। तो क्या 99 के बाद
जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बाद क्या अब ये मौका आ सकता है कि मुनीर साहब तख्ता पलट करें और पूरे देश को चलाने के लिए खुद वहां पर फैसले लें? चलिए, तो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत कीजिए कमांडर भूषण दीवान साहब का, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं सर। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ अली अशरफ रत्ता भी हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, इंटरनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं रत्ता साहब, मैं थोड़ा सा दीवान साहब से समझना चाहता हूं। सर, अभी तक तो सेना पॉलिटिकल रेजिम को कंट्रोल करती थी, ये बात जग जाहिर है कि सेना का बहुत इम्पैक्ट है पाकिस्तान की राजनीति में, वहाँ के सिविल मामलों में, सब जगह। लेकिन अब देखिए, पुलिस भी 80% पुलिस को अब सेना कंट्रोल कर रही है। क्या होगा पाकिस्तान का? मतलब सिविल मामले भी अब सेना देखेगी, सेना अब मुकदमों का निपटारा करेगी। अब मुनीर साहब बटन दबाएंगे तो गिरफ्तारी होगी, FIR दर्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। कमांडर साहब। हाँ, धन्यवाद अमित जी। सर, जय हिंद आपको, हमारे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को, पाकिस्तान से दर्शकों को। जी, ये बहुत स्मार्ट आदमी है, आज से बुरी मानना पड़ेगा है। डाल को, फूल को इस तरह तोड़ बागवान, ना आबाद हो ना, है ना, सुना होगा आपने। तो ये हो रहा है, ये उत्क्रांति है, उत्क्रांति, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन नहीं है, जरूरत ही नहीं ये खून खराबे इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशन कैसे की? डिमोलिशन जो किया है इसने, पूरा तख्ता पलट, जो डिमोलिशन अब सिविलियन सरकार को इवोल्यूशन कर करके धीरे धीरे, वो मुझे ख्याल आ रहा है सडनली, वो अरब एंड द कैमल है ना, अरब टेंट एंड द कैमल, एक पहुंचा, एक पाउंड डालता है, बढ़ता पूरा टेंट घेर लेता है। पर ये टेंट घेरना पाकिस्तान में नई चीज तो नहीं। FMLA, फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने तब से किया है, शुरू शुरू में कर दिया है। फिर जन यहया खान ने बड़ा कुछ किया है, गुल खिलाए हैं, और मुशर्रफ साहब ने गुल खिलाए हैं। तो आवाम के लिए बहुत खराब है, पाकिस्तान के आवाम के लिए बहुत खराब है। अभी भी जो है मिलिट्री की इतनी पावर है, वो कर्नल बनता है तो 30 एकड़ जमीन फ्री, और ब्रिगेडियर बनता है तो 100 एकड़, और दुनिया बड़े बड़े बंगले इनके 100 एकड़ 60 एकड़ जो भी होगा, और बड़े बड़े बंगले इनके हैं बाजवा साहब के और बाकी रिटायर्ड लोगों के, दुबई में, UK में, अमेरिका में, हर जगह। और इनके सवाल ये है कि ये कहाँ से पैसा चूस रहे हैं, और ये इंडस्ट्री चला रहे हैं, मतलब कॉर्नफ्लेक्स और टिश्यू पेपर और दुनिया भर की चीजें इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं। अब ये कर रहे हैं, कैसे माना जाए कि प्रोफेशनल आर्मी है? अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे आर्मी सिविल के फंक्शंस, तो आवाम तो और पिस जाएगा। और ये आवाम, और ये पंजाबी मूल की फौज है। USSR आपको पता है अमित जी क्यों टूटा? रशियन मूल के लोग वर्चस्व में थे, बाकी सबको कचरा कर देने का, टूट गया। बांग्लादेश क्यों टूटा? अरे मुजीबुर रहमान बंगाली प्रधानमंत्री बनेगा, मेजॉरिटी हुई तो क्या हुआ, कैसे बनेगा, फौज भेज दो। ये तो गलत काम है। ये पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान आर्मी ने अगर वर्चस्व रखना है तो हर 5 प्रोविंस में खुराबात होती रहे, इंडिया के साथ लड़ाई होती रहे, तो पाकिस्तान को हम बचा रहे हैं। आर्मी ये कह के वर्चस्व में रहेगी, बड़ी दुख की बात है। और बुद्धिजीवी आए हैं, कई मेरे साथ चैनल पे पाकिस्तानी बुद्धिजीवी भी आए हैं, वो उनको डिफेंड करते हैं। 1-2 आए थे बड़े अच्छे, उन्होंने बताया कि गलत काम है, डेमोक्रेसी नहीं चल रही। अब पता नहीं हमारे अभी साथी क्या कहते हैं, बड़ा नुकसान है, क्योंकि तभी आप अभी ऊपर कितना गुर्बत है। अभी इंडिया वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी रोकी हुई है, बहुत तकलीफ है वहां पे पाकिस्तान को। ये कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? पैसा अपने न्यौछावर हो जाएंगे, कदमों में पैर पड़ जाएंगे, अमेरिका के कदमों में पड़ जाएंगे, चाइना में आधी जमीन दे देंगे, चाइना को दे देंगे, और वो सब लूट लाट के और गोलियां चलाएंगे जो आवाम के ऊपर, बलूचिस के ऊपर, तुम ग्वादार में घुस भी नहीं सकते। तो इस दमन की नीति आज 21 सेंचुरी में कैसे हो सकती है? और दिखावा डेमोक्रेसी का। और ट्रम्प बुलाते हैं को, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, आसिफ मुनीर को तो पहले बुला लेते हैं। प्रोफेशनल आर्मी में ऐसा नहीं होता है अमित जी। तो ये क्या होगा? और ये तो बड़ी कमाल की बात है, जो भी कहो बड़ी स्मार्ट ट्रिक है। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो सीक्रेट सर्विस कंट्रोल करता है ना, वो देश पकड़ता है। केजीबी पावर चलाती है। तो ये रशिया में एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे सीक्रेट सर्विस आ गई, ये भी नहीं कंट्रोल में है। और दूसरा, सभी पे डोजर खुल जाएंगे। अगर कोई पुलिस में, अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई जर्नलिस्ट, अगर कोई बुद्धिजीवी कुछ खुराबात करना चाहे तो उन पे डोजर बने होंगे। क्यों? क्राइम रिकॉर्ड्स, इनके पास पूरा डेटा रहेगा।
पुलिस इनके पास रहेगी, कोई जरूरत ही नहीं ईडी की, उसकी, इसकी। ये बड़ी अफसोस, और इसका मतलब लड़ाई बढ़ेगी हमारे साथ, भारत के साथ लड़ाई बढ़ेगी। क्यों लड़ाई नहीं होती तो आवाम पूछता है फौजी क्या कर रहे हैं भाई, ये लड़ते नहीं है, हारते भी रहते हैं, हर हर युद्ध हारे। तो अभी देखिए ये तो बहुत गलत स्टेप हुआ है, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो देखिए क्या होता है। रता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सर देखिए हम वी आर एक्सटर्नल फैक्टर फॉर पाकिस्तान। दीवान साहब, रता साहब वहां पर हैं, वहां के लोकल रेजिडेंट भी हैं, उनसे समझते हैं। रता साहब, ये जो प्लानिंग हो रही है कि सेना को पुलिस की कमांड दे दी जाए और जितनी भी हायरिंग और फायरिंग है वो भी, और जितने भी बड़े मैटर्स होंगे वो सेना हेडक्वार्टर के जरिए वहां से मॉनिटर किया जाएगा, इस चीज़ से क्या चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान में आपके हिसाब से? या आपको लगता है कि ये जैसा था सिस्टम वैसा छोड़ देना चाहिए था, पुलिस को पुलिस रहने देना चाहिए था, सेना को सेना रहने देना चाहिए था? थैंक यू अमित, इनवाइट करने के लिए। दो तीन चीज़ें हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत जो हैं वो दोनों एक ही किस्म की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका मॉडल है शुरू से, मीन्स कि हम क्योंकि कॉलोनी थे ब्रिटिश की, और वहाँ से ही हमने इनहेरिट किया दोनों मुल्कों ने। हाँ, भारत का जो पॉजिटिव ये था कि वहाँ पे जो पार्लियामानी सिस्टम है वो कंटिन्यू रहा और उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आया। पाकिस्तान का उससे जो है वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका पार्लियामानी सिस्टम, और यहाँ पे जो है बार बार जो है वो ये चीज़ें जो अभी आप जिक्र कर रहे थे वो हुई हैं। यस, बाकी जो इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है स्टिल वो इंडिया और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सेम है। आपके यहाँ जो है वो इंडियन सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, वही एलीट ब्यूरोक्रेसी है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो CSS के एग्जाम्स होते हैं और वही एलीट ब्यूरोक्रेसी है। तो दोनों मुल्कों में जो कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वो वही एलीट ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो कॉलोनी के टाइम पे थी और वो अब भी है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो कंट्रोल सारे जो हैं वो प्रोविंसेस को जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे, और वो अब जो भी पॉलिसिंग है या हर प्रोविंस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो इन्हेंस हो गया है, और वही इसके टोटल जो है ऑटोनोमस हैं इसके अंदर, पुलिसिंग के अंदर, या बाकी जो बहुत सारे इख्तियारात हैं वो प्रोविंसेस को कर दिए गए हैं मुंतकिल। जो अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंजेस हैं वो लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 साल से जो है डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस्लामाबाद को एक प्रोविंशियल जो है वो हैसियत हासिल होनी चाहिए। ये वो डिबेट्स हैं। साहब, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था, सीधा सवाल। मैं आपको उसी को पढ़ा रहा हूं। इतना लंबा घुमा फिरा के समय जाया होता है रता साहब, समय जाया होता है। हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे तो आपको फिर से मौका मिलेगा, दीवान साहब कुछ रिएक्ट कर पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट के बगैर हम बात करेंगे। मैंने पूछा कि सेना को पुलिस का कंट्रोल देना आपके लिहाज से क्या देश के लिए ठीक है? आपके अभी जो आपके यहाँ हालत है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं या तहरीक तालिबान है, बलूचिस्तान जैसे मसले हैं, उसमें क्या पुलिस सेना को देना ठीक है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, ऐसा होगा भी नहीं जो आप कह रहे हैं, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं जो आप कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये क्वेश्चन क्यों आपके पास आया है, और ये क्वेश्चन क्यों जो है वो रेलेवेंट भी नहीं है, और ये होगा भी नहीं। क्यों? मैंने आपको 18th अमेंडमेंट बताई, उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं वो सब बाइख्तियार हैं, अपनी पॉलिसिंग सारी उनके कंट्रोल में है, सेंटर के कंट्रोल में नहीं है। आर्मी जो है वो एक सेंट्रल जो है वो अदारा है और उसके कंट्रोल में नहीं होगी पुलिस जो है। हाँ, जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इंक्रीज करने की बात की जा रही है, उसके अंदर जो है इस्लामाबाद की जो टेरिटरीज हैं उनको इनहेंस करने की बात की जा रही है। वो डायलॉग्स हो रहे हैं, वो हर मुल्क का हक है, हर मुल्क के अंदर जो है वो डायलॉग्स होते हैं। जो भी वहाँ के जो कंट्रोल कर रहे हैं मुल्क को, या जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका इख्तियार होता है कि वो किस तरह से गवर्निंग जो बॉडीज हैं उनको बेहतर करे, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करे। तो वो उस चीज़ के लिए डिबेट जरूर हो रही है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान आर्मी जो है वो पुलिस को जो है कंट्रोल करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो बल्कि इससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ये बहुत ही लोकल इशू है। साहब, एक सवाल और है मेरा, उसके बाद मैं दीवान साहब के पास जाऊंगा। इंटीग्रेटेड नेशनल कमांड के अधीन को अगर ये लाइन अगर कही जाए कि पुलिस इज अंडर इंटीग्रेटेड नेशनल कमांड, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आपके लिहाज से ये डेफिनेशन क्या है, मैं समझना चाह रहा हूं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसका मतलब वही निकल रहा है जो आप कह रहे हैं कि आप जो पुलिस है वो अंडर कंट्रोल होगी, एक स्पेशल अदारा क्रिएट किया जाएगा और उस अदारे के अंदर जो है वो काम करेगी पुलिस। तो वो एक अदारा जो क्रिएट करने की बात की जा रही है वो भी
स्पेसिफिक है फॉर सम रोल, वो जो पॉलिसिंग, जो जनरल पॉलिसिंग है उसके अंडर नहीं आएंगी। ठीक है, वो जैसे जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, एंटी टेररिस्ट पुलिस है, एंटी टेररिस्ट फोर्स है, इसी तरह से एक अदारा होगा जो स्पेशल टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा और पुलिस उसमें उस अदारे को हेल्प करेगी। दैट विल बी द रोल ऑफ दैट डिपार्टमेंट। दीवान साहब, जो रत्ता साहब जो बता रहे हैं मुझे, और जो मैंने अपने काउंटर पार्ट से समझा है, जो लीगल मामलों के जानकार हैं, डिफेंस के बड़े लोग हैं, उनसे जो मैंने समझा, तो उन्होंने कहा कि अमित 5-6 लाख पुलिस अगर सेना के कंट्रोल में आ जाएगी पाकिस्तान की, तो एक तरह से जो वहाँ की पॉलिटिकल रेजिम है उनकी पावर कम होगी। जैसे हमारे यहाँ इंडियन पुलिस सर्विसेज होते हैं, हमारे आईपीएस सर, अगर हमारे आईपीएस को सेना कंट्रोल करने लगे, ब्यूरोक्रेट्स को अगर आर्मी कंट्रोल करने लगे, तो हमारे जो पॉलिटिकल रिजीम है, यहाँ पे जो काम करने का सलीका तरीका है, जो पब्लिक सिस्टम है, जो सिविक बॉडीज हैं, फिर वो तो जीरो हो जाएंगी। और अगर 5 लाख इज अ बिग नंबर सर, 5 लाख पीपल इफ वर्किंग फॉर अ आर्मी, तो मुझे लगता है कि फिर वो थोड़ा सा डर रहेगा और फ्रेजाइल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिजीम बहुत फ्रेजाइल है। इमरान खान ने आवाज़ उठाई, देखिए उनकी हालत क्या कर दी गई है। याह्या खान, अयूब साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, इन लोगों ने जब भी पॉलिटिकल रिजीम वहाँ पर कुछ करना चाहती थी तो इन लोगों ने उसको दबाया है। अब रत्ता साहब की बात मैं मान भी लूँ तो स्पेशल अदारा जो बनाने की बात हो रही है, एक स्पेशल एक सेक्ट बनाने की बात हो रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान और फ्रेजाइल हो जाएगा इसके बाद। अमित जी, रत्ता साहब से शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। आज की डेट में पाकिस्तान पुलिस सब प्रोविंसेस की मिला के 6 लाख है नफरी उनकी। हाँ। उसमें 2.25 लाख तो पंजाब की है, हाँ। और 2.5 लाख 2.25 लाख सिंध की है, और 50,000 बलूचिस्तान की है, और 12,000 इस्लामाबाद की है। आप ये बताएं, ये 5 लाख अगर आप आर्मी नीचे ले आएंगे तो कहानी खत्म हो गई। और इसी के चलते आप देखना, ये शाहबाज को निकालेंगे नहीं, दिखावे मुखौटा रहेगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वजह से है। और पर इफेक्टिवली जो सिविलियन रजीम है, वो तो जो मिलिट्री का बनाया हुआ वेंटिलेटर है ना, वेंटिलेटर, मौत के पहले वेंटिलेटर, वो सिविलियन रजीम से मुंह से डाल दिया गया है। मुझे तो ये ख्याल आ रहा है, जब पिछले साल आर्टिकल 27 मुनीर जी के साइन होना था, जिसके तहत उनको चीफ ऑफ द सीडीएस बनाया गया, और आर्मी में चीफ, आर्मी का चीफ, नेवी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ उनको रिपोर्ट करेगा। उनमें इन तीनों सर्विसेज के चीफ में बड़ा दर्द था। हाँ। और पॉलिटिशियंस को भी दर्द था। आपको पता है, रत्ता साहब कंफर्म कर पाएंगे, जो बड़े भाई हैं प्रेसिडेंट शहबाज जी के, उन्होंने जो बैठे दुबई में बैठे या जहां बैठे, उन्होंने कहा, आ गए वाकई नवाज शरीफ में, उन्होंने कहा ये इसको लटकाओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन पास, इसको सीडीएस का कई दिन लग गए थे, 2 हफ्ते लग गए थे, आपको पता है? पता है सर, तो इसमें बहुत टाइम लगा था। हाँ, तो उनको उस दिन ठान लिया था इन्होंने, गुरुदेव तुम्हें मजा सिखाऊंगा, टाइम आने दो। अब टाइम आ गया है, अब सारा कंट्रोल ले रहे हैं मुनीर साहब। और इनको क्या है, इसमें मैं एक और चीज भी देख रहा हूं, जी, अमेरिका हमेशा हैप्पी रहता है टू डील विद 1 पॉइंट डिक्टेटर, ठीक है ना। इंडिया को बोले तो बोले नहीं जी, बात डेमोक्रेसी है, रेजोल्यूशन पास करेंगे, पार्लियामेंट को देखेंगे, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट हो या कुछ भी हो। अमेरिका इसमें कुछ नहीं है। पाकिस्तान में अगर सिंगल मैन हो गया, यस सर आई विल डू इट, तो ये तो अमेरिका का हक भी हो सकता है इसमें। और वो उस हाथ के चलते अभी तो अमेरिकन बेस है वहां पे, न्यूक्लियर आर्म्स की न्यूक्लियर बेस है वहां पे, और वो ऑपरेट भी नहीं करते पाकिस्तानी। और भी अमेरिका की पैठ होगी। और चीन का जो है, मेरे समझ में, हमें चीन ने नहीं कराया है काम, ये अमेरिका नहीं कराया है, और अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। पर मैं बताऊं, अमेरिका के हाथ में ये पावर आना कि पाकिस्तान को इंडिया से लड़ाने के लिए कभी भी छोड़ देना, डील दे देना, आर्मामेंट दे देना, हमारे लिए खतरा बढ़ेगा। चीन के तो है ही बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो ये जो रत्ता साहब कह रहे हैं, ये कोई किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीजें हैं पुलिस की, आर्मी कंट्रोल करेगी, फिर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर और हो जाएगी। ये इवोल्यूशन है, क्रांति नहीं है ये। और ये तो वेंटिलेटर पे पक्का इन्होंने डाल दिया है सिविल रजीम को, और बहुत खतरनाक काम है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारा भाई अगर खुशहाल रहेगा ना तो टेररिस्ट पालेगा, ना हमसे लड़ेगा। उसको भी ट्रेड, जीडीपी पर कैपिटा हमसे आधा है, उनका $1100 पीपीपी पर कैपिटा कह रहा हूं मैं, पर कैपिटा, और इनका भी हमसे आधा है कि इंडिया से, और पीपीपी में भी आधा है लगभग। क्यों भाई, हमारे भाई हैं। आप खुशहाल रहेंगे तो लड़ेंगे नहीं हमसे, किसी से नहीं लड़ेंगे। नहीं तो अब क्या है, आप तो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए।
हमें भी दुख होता है, रत्ता साहब, पड़ोसी हमारे। रत्ता साहब, ये बात मुझे नहीं पता इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता है, किसी चीज़ में नहीं रहता है, वो बहुत दूर रहते हैं इन चीज़ों से। लेकिन आप अपना हिस्ट्री खुद ही देखिए, आप तो जितने भी आपके यहाँ आर्मी चीफ रहे हैं वो सबका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन सभी का रहा है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सबकी रही है। लेकिन ये चीज़ है कि भाई 5-6 लाख पुलिस में 5 लाख पुलिस कंट्रोल होने लगे। चलिए, मैं आपकी बात को आई बाय योर थॉट कि ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में, लेकिन अच्छा, आप रत्ता साहब आप सोचिए कि अगर आपने आर्मी को बहुत मजबूत कर दिया तो बहुत सारे फैसले होते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए भी ठीक हो जाते हैं। राजनीति करने वाले लोग हर बार जंग के लिए नहीं सोचते, वो बातचीत से भी चीज़ें बेहतर करने की सोचते हैं। लेकिन अगर सब कंट्रोल सेना के पास हो जाएगा तो आपको नहीं लगता भारत पाकिस्तान के टकराव और बढ़ेंगे, अगर सेना बहुत पावरफुल हो जाएगी वहाँ? तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए, अभी 2-3 चीजें हैं जो कमांडर साहब ने कही हैं, मैं उनको वन बाय वन जो है वो उनको जरूर बताना चाहूंगा। बहुत सारी चीजों में उनकी बात बहुत वैलिड और बहुत ठीक भी है। हाँ। जहां तक बात रह गई जो तमाम जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उनका कंट्रोल आर्मी चीफ के पास आया, तो जितनी भी मॉडर्न आर्मीज हैं वहां पे एक ओहदा होता है ज्वाइंट चीफ का, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में भी था, मेरे ख्याल में इंडियन आर्मी ने भी उसको कुछ साल पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो हर आर्मी में ही होता है। इसमें सिर्फ फर्क ये आया है कि वो जो ज्वाइंट चीफ का ओहदा है वो जो है वो हमारे आर्मी चीफ के पास आ गया है। तो ये एक डिफरेंस है उसमें। बाकी ये जो है किसी भी कमांड को एक वन डायरेक्शन पे रखने के लिए ये ऑलरेडी अब तमाम आर्मीज के अंदर होता है। जहां तक रहेगी बात पॉलिसिंग की, तो मैंने जैसे पहले कहा है कि जनरल पॉलिसिंग के अंदर इस अदारे का कोई रोल नहीं होगा, और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो भी अगर वो फंक्शनल होगा भी तो वो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोविंसेस के पास होंगी, वो डिसेंट्रलाइज है ऑलरेडी। तो वो चीजें जो है वो इस तरह से जो है वो कंट्रोल उसके पास आ जाना, 6 लाख पुलिस का, ये चीज जो है मुझे समझ अभी नहीं आ रही है। इन फ्यूचर क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जहां तक रहेगी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल की बात और इंडिया के साथ जो है वो जंग के खतरात बढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, इसको आप भी इसको बैक करेंगे बात को, जनरल ज़ियाउल हक का दौर है या वो मुशर्रफ का दौर है, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात आर्मी के दौर में ज्यादा बेहतर रहे हैं। कोई हमारी जंग या कोई वॉर या कोई इस तरह की कुछ सिनेरियो हुआ नहीं है। आर्मी जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो आप लोगों के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने में रही है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज का सपोर्टर नहीं हूं कि आर्मी के पास कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल जो है वो सिविलियंस के पास ही होना चाहिए। जी जी, रत्ता साहब, देखिए, अब जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि जब भी आर्मी के हाथ में कमांड रही है चीज़ें बेहतर रही, लेकिन मुनीर साहब थोड़ा डिफरेंट डीएनए के आदमी हैं। जितना मैंने मुनीर साहब को स्टडी किया है तो परवेज़ मुशर्रफ, अगर मैं तुलना करूं परवेज़ साहब की और इनकी, तो परवेज़ मुशर्रफ फार बेटर देन मुनीर, कोई तुलना नहीं है सर। ज़ियाउल हक साहब की भी तुलना करो तो मुनीर से कोई तुलना नहीं। वो लोग बहुत ज़हीन लोग थे। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं और आई एम श्योर कि मुनीर साहब ऐसा नहीं करेंगे। आपके कमांडर साहब ने कहा है कि मुनीर साहब जो है ये ज्यादा स्मार्ट हैं, ये ज्यादा ज़हीन नहीं, स्मार्ट अपने लिए, स्मार्ट तो अपने लिए है, अपने लिए, नॉट फॉर द देश के लिए कंट्री नहीं प्रभु। नॉट फॉर द इनके कंट्री। वाइफ का और फैमिली का ऑलरेडी वीजा बना हुआ है यूएसए के लिए। कुछ Yes. टूटने लगेगा तो फर्स्ट फ्लाइट ले लेंगे आउट ऑफ पाकिस्तान, तुरंत भागेंगे वो छोड़ के, तुरंत दूसरी भागेंगे। बात, उम्मीद मुशर्रफ साहब देश छोड़कर नहीं भागे थे। मुशर्रफ साहब जब करगिल की जंग हुई, रहता साहब he was there in the Pakistan, he didn't leave the country, लेकिन मुनीर तो पहले भागेंगे। एक अदारा है और अदारा जो है वो अदारे की तरह ही बिहेव करता है। और मैं आपको हिस्टोरिकली ये बात आपको इसलिए आपके सामने कोट की थी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता कि आपने जो है जंग शुरू कर देनी है। वहां पे एक डेफिनेटली एक ठीक है रत्ता साहब, आई नीड टू टेक अ रिएक्शन ऑन दैट। ठीक है दीवान साहब, ठीक है रत्ता साहब, आपको लगता है दीवान साहब कि मुनीर बात करेंगे पॉलिटिकल रेजिम से अगर उन्हें कुछ करना है, पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा फैसला करना है, तो यू थिंक सो? ना, चूहे तो पूछेंगे ना बिल्ली से भाई तुम नहीं करोगे हमें खाओगे नहीं भाई। रत्ता साहब, पावर नहीं, दीवान साहब देखें अभी एक बहुत रत्ता साहब, जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे, 30 सेकंड बचे। हां, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, उसका भी आंसर कर दीजिएगा। अभी दोनों की कोऑर्डिनेशन सिविल, I'll come to you, रत्ता साहब, I'll come to you, have some patience। अभी देखिए मैं क्या, रत्ता साहब आप बुद्धिजीवी लगते हैं, मेरे लगता है आप मुझे बताएं, जब पूरी पावर एक बंदे में होती है ना तो क्या होता है, वो गलतियां करता है जनाब। 1965 में फील्ड मार्शल FMLA अब्दुल अयूब ने कच्छ से अटैक किया, मुंह की खाई,
भागा भागा गए ताशकंद में, भाई संधि कराओ। हमारी फौज ने जवाब दिया। ये गलती तब नहीं होती जब लोग मिलके कहते हैं, पंच पंच निर्णय ठीक है करते रत्ता साहब, हैं। 10 पंच वाला seconds to काम you. Only 10 seconds सिर्फ have left. मैं ये बात 10 आपको सेकंड बताना आपके, चाहता हाँ। हूं कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर सिविल और आर्मी की जो कोऑर्डिनेशन है, वो भी आपने ईरान की जो सिचुएशन है उसमें देखी होगी कि दोनों ने मिलकर किस तरह से जो है दुनिया को पीस लौटाया है। तो आप फिक्र नहीं कीजिए, सिविल और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो मिलकर काम करेंगी और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी। चलिए तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया इसकी आप चिंता दोनों नहीं होनी मेहमानों का। चाहिए। लता साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। दीवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबर